कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपने YouTube चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं। और उससे पहले मैं आपसे जो प्रॉमिस किया था भाई मेरे, आपसे मैंने जो वादा किया था कि 10th क्लास का मैं पर डे जो है एक एक थ्योरम पढ़ाऊंगा, एक एक परमे से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम जो है पता भी नहीं चलेगा। अब मैं सारे प्रॉब्लम का अच्छा कंसेप्ट दे दूंगा, एक अच्छा जो है आपको बेस दे दूंगा कि प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी भी बात है सारी बात को मैं बता दूंगा। तो उससे पहले मैं अपने क्लास का स्टार्ट करने से पहले भाई मेरे, मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूं कि आप अपने अंदर के माइंड के जितनी भी बात है, जितना भी टेंशन है, जितना भी बोझ है, उसे किसी को किराए पर दे दो 20 मिनट के लिए मात्र। या अगर वो भी ना कोई ले तो आप घर में कोई खाली बक्सा है उसमें रख दो, खाली जगह वहां रख दो। पर मेरे साथ जो 20 मिनट रहो मेरे भाई, वो अपने पढ़ाई के साथ रहो, वो अपने फ्यूचर के साथ रहो, वो अपने जो चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूं उसके साथ आपका रिलेशन बना रहना चाहिए, उसके साथ आपको जो है प्रेम और का जुड़ाव होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं जो है उससे पहले एक बात और कि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें, ताकि मेरे अंदर से और भी मोटिवेशनल पावर जगे और मैं और भी अच्छे से आपको एक अच्छा बेस, एक अच्छा कंटेंट दूं। ठीक है, चलिए भाई मेरे, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो थ्योरम को जो जानेंगे, उस थ्योरम का नाम है भाई मेरे थेल्स परमे। ठीक है, क्या नाम है? थेल्स परमे। और वह परमे में आज जिस परमे को जानने जा रहे हैं वो उसका नाम है थेल्स परमे का विलोम। थेल्स परमे का विलोम। तो जैसा मैं बता रहा हूं कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि थेल्स परमे को सिद्ध किया था, आज हम विलोम को सिद्ध करने जा रहे हैं। जैसा मैं बताया कि थेल्स परमे है क्या, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। उसके बाद विलोम है क्या, उसके बारे में मैं चर्चा करते हुए सिद्ध के पोजीशन पर पहुंचूंगा, यानी पूरी तरह से सिद्ध को जो प्रोसेस है वो इंड कर दूंगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हम क्या स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कि थेल्स परमे का विलोम। थेल्स परमे का क्या विलोम? थेल्स परमे का विलोम, इतना मैं लिख दिया। क्या लिख दिया भाई? आज का जो मुख्य हेडिंग है, मुख्य जो जो क्या उसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वह चैप्टर का नाम है थेल्स परमे का विलोम नाम है। तो भाई मेरे, थेल्स परमे का विलोम का मतलब शब्द जान लो। पहले शब्द को हम तोड़ देंगे तब हम चीजों को अच्छे ढंग से समझेंगे। शब्द का यहाँ विलोम का मतलब होता है भाई मेरे उल्टा। विलोम का मतलब होता है रिवर्स, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अपोजिट के नाम से जानते हैं। और भी जान लो कि जैसे हम लोग नॉर्मल वे में जो अपोजिट जानते हैं, अच्छा का बुरा जानते हैं, ऊपर का नीचे जानते हैं, आसमान का जमीन जानते हैं, उसी तरह से यहां पर प्रोसेस होता है कि थेल्स परमे होता है और उसका उल्टा होता है। तो सबसे पहले हम सीधा को जान लें कि सीधा क्या होता है। जब सीधा जान लेंगे तो उसके उल्टा को भी आसानी से जान लेंगे। समझ में बात आएगी ना? तो यहां पर थेल्स परमे जानो कि क्या कहता है, इसका कथन क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है। तो भाई मेरे, थेल्स परमे का जो कथन था, जो हमने पिछले वाले क्लास में देखा था, सिद्ध भी किया था, तो उसका कथन यह कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में क्या कहते हैं, यदि किसी त्रिभुज में जो है किसी भुजा के समानांतर जो रेखा खींची गई जाती है, वह रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, ये थेल्स परमे कहता है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि यदि किसी त्रिभुज में खींची गई रेखा, यदि किसी त्रिभुज में खींची गई जो रेखा होती है, वो खींची गई जो समानांतर रेखा होती है, वो दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, उसे ही को हम लोग थेल्स परमे कहते हैं। ठीक है, समान अनुपात में बांटने का मतलब कि वो दोनों को बराबर अनुपात में बांटती है, यानी बटा के रूप में बांटती है। इतनी बात तो समझ गए थे कल के क्लास में। आज जो पढ़ने वाले हैं थेल्स परमे का विलोम। तो विलोम कहता है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वह रेखा तीसरे भुजा के समानांतर होती है। यही इसका विलोम का जो है मतलब क्या कहते हैं बात है, यही इसका विलोम का कथन है। आइए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं और लिखने के साथ साथ हम लोग इसका फिगर ड्रा करेंगे, ताकि इसके अंदर की जो बात है उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। सबसे पहले इसका कथन को लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई मेरे? कथन, जिसको हम लोग स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। इसका कथन है कि यदि कोई रेखा, यदि क्या है, कोई रेखा, कोई भी रेखा होती है, ठीक है, यदि कोई रेखा, ठीक है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, समान अनुपात में बांटती है, तो वह रेखा
तीसरे भुजा के वह रेखा तीसरे भुजा के समानांतर होती है, वह रेखा तीसरे भुजा के समानांतर होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, यही मेरे को सिद्ध करना और यही इसका कथन है जिसे हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम से जानते हैं। भाई मेरे, मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि यदि कोई रेखा है किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ये जो लास्ट पॉइंट कहता है, यही पॉइंट को आपको लाना है कि कैसे ये समानांतर होगी, यही टर्म को आपको बनाना है और यही टर्म को आपको बताना है और यही टर्म को आपको सिद्ध करना है। चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर एक फिगर ड्रा कर लेंगे। क्या ड्रा कर लेंगे मेरे भाई? फिगर ड्रा किया मैंने, एक ट्रायंगल का फिगर ड्रा किया। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज है तो मैंने एक त्रिभुज का नाम ABC दे दिया। क्या दे दिया? ABC। रेखा का नाम एक D दिया, एक E दिया। इतना तक तो आप समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा यहां तक मेरे उम्मीद से। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज में, ये त्रिभुज है, रेखा D है, दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है यानी AD बट्टा DB और AE बट्टा EC, तो वह रेखा यानी D रेखा इसके समानांतर होती है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, दिया है। क्या दिया? सबसे पहला जो प्रोडक्ट मेरे पास दिया है उसको हम लोग लिखते हैं। रूल ये कहता है थ्योरम का, दिया है ABC एक त्रिभुज है। ABC क्या है? ABC एक त्रिभुज है ना भाई? ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें आपका क्या हो रहा है स्टेटमेंट के हिसाब से, जिसमें AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप समझ गए होंगे। मैंने क्या बोला कि आपका जो थेल्स प्रमेय है ये बोल रहा है कि दो भुजा के समान अनुपात में बांटती है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में इसका चर्चा कर दिया, ये मुझे प्राप्त नहीं करना है। तो बांटती है तो यहां पर जो तीसरी भुजा के समानांतर होती है ये सिद्ध करना। तो मुझे सिद्ध क्या करना भाई मेरे? मुझे सिद्ध करना है, क्या करना? सिद्ध करना है कि जो DE जो रेखा है, जो तीसरी रेखा, ये जो DE जो रेखा है वो BC के समानांतर होगी यानी तीसरी भुजा के समानांतर होगी। ये चीज को मुझे सिद्ध करना है और यही चीज को अगर हम सिद्ध कर देते हैं तो इसका मतलब कि हम थेल्स प्रमेय के विलोम को बना दिया, हमने थेल्स प्रमेय के विलोम को प्रूफ कर दिया। अब देखो उल्टा और सीधा का यहां पर मैं एक प्रॉब्लम बता रहा हूं कि ऐसा ना लगे कि आप जो है वर्ड को रट रहे हो, बल्कि वर्ड को आप समझोगे, कंसेप्ट को समझोगे तो आसानी वे से आप आंसर तक बना सकते हो। अब देखो कैसे उल्टा और सीधा कह रहे हैं। हमने जब थेल्स प्रमेय पर चर्चा करें तो वहां पर ऑलरेडी पहले बोल दिया था कि कोई भुजा के समानांतर रेखा है तो ऐसा रेखा है जो दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, क्योंकि समानांतर का चर्चा ऑलरेडी पहले कर दिया था। लेकिन यहां पर समानांतर का चर्चा आपको बाद में करना, यानी उसे प्रूफ करना, और इसमें भुजा को जो समान अनुपात में बांटती है वो ऑलरेडी पहले दे चुका है, यानी इसे दिया है। इसको कुछ पल के लिए भाई मेरे इक्वेशन फर्स्ट में जोड़ देंगे। क्या में जोड़ देंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। अब क्या है, मैंने बताया था कि प्रमेय से रिलेटेड अगर बात आ जाए, थ्योरम से रिलेटेड बात आ जाए तो थ्योरम एक ऐसा चीज है, एक ऐसा प्रॉब्लम है जहां पर आपको चीजों को थोड़ा सा जोड़ना पड़ता है। चीज अगर उसमें कमी होता है तो अपने माइंड लेवल से अपने मान कर वहां पर क्या होता है कि चीजों को क्या कहते हैं, समेटना पड़ता है। तो उसके लिए आपने रचना का यूज करना पड़ता है। उसके लिए क्या? रचना। तो हम देखते हैं रचना से क्या देखते हैं भाई मेरे, रचना से क्या किया, रचना जिसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं, रचना से डी से DF रेखा खींचा, डी से DF रेखा खींचा, डी से DF रेखा खींचा, डी से DF रेखा खींचा। अब हम खींच देंगे, ठीक है, देरी नहीं करेंगे। डी से DF रेखा इस तरह का डॉट लाइन में हम खींच रहे हैं, EF खींचा। क्या लिखा? डी से DF रेखा खींचा। अब मेरे को क्या करना है, प्रमाण पास जाना है। इतना प्रोडक्ट तो मैंने इकट्ठा कर दिया, दिया वाला कंसेप्ट मैंने लिख दिया, सिद्ध करना ये भी मैंने लिख दिया। यहाँ पर रचना से हम इसमें प्रोसेस को थोड़ा और आसान कर दिया। अब क्या है, प्रमाण, जिसको हम लोग उत्पत्ति के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग प्रमाण कहते हैं, रिजल्ट के पास जा रहे हैं। अब देखो भाई, रिजल्ट के पास जा रहे हैं। हमने क्या माना कि जब हम थेल्स प्रमेय जानते हैं कि कोई भुजा के समानांतर जब रेखा होती है तो वह रेखा जो दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो हमने यहां पर मान लिया कि माना कि
माना कि ये जो DE जो रेखा तो अलग है, क्योंकि ये रेखा ये तो इसके समानांतर नहीं है। ऑलरेडी क्वेश्चन में चर्चा इसका समानांतर के बारे में कहीं पर कोई चर्चा नहीं किया, बल्कि ये क्या है कि ये एक रेखा है और आगे चल के बोला है कि यह जो रेखा जब दो समान अनुपात में बांटती है तो यह तीसरी भुजा के समानांतर होती है, जो मुझे सिद्ध करना है। लेकिन हमने रचना वाले टर्म को यूज करके मैंने बोला कि D से DF एक रेखा खींचा तो खींच दिया। तो हमने यहां पर माना कि DF जो है भाई मेरे वो समानांतर है BC के। क्या माना? मैंने माना कि DF जो है भाई मेरे समानांतर है BC के। इसका मतलब हुआ कि जब कोई रेखा किसी मतलब भुजा के जब समानांतर होती है तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है कि ट्रायंगल का जो दो भुजा समान अनुपातिक होती है। ट्रायंगल का दो भुजा समान अनुपातिक होती है और कहां से होती है? तो वो थेल्स प्रमेय से। कहां से होती है? थेल्स प्रमेय। वही चीज लिख देंगे हम। क्या लिख, जब ये कंडीशन को यूज किया तो वहां पर उसके थेल्स प्रमेय का नियम फॉलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब दो भुजा है, जब ये रेखा DF है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जब DF रेखा है तो उसके कंडीशन में इसके समानांतर BC के समानांतर ले रहे हैं भाई मेरे, तो यहां पर इसका साइड AD और इसका भुजा यहां पर इसका समानुपातिक DB, इसका AF और इसका FC लिख देंगे। तो यहां पर लिख देंगे कि AD बटा DB बराबर भाई मेरे यहां पर इसका समानुपातिक AF बटा भाई मेरे FC, AF बटा FC। ये क्या हो गया? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से यहां पर लास्ट में हम इस तरह से का ब्रैकेट में लिख देंगे कि ताकि हम यहां पर ऐसे नहीं लिखा है, मैंने थेल्स प्रमेय के नियम को यूज करते हुए इतना पार्ट को लिखा। मैंने क्या बोला कि AF बटा FC। आप ये नहीं कर दोगे कि AE बटा EC। जब AE बटा EC कर देंगे और जब DE यहां लिख ही देंगे तब तो ये प्रूफ हो ही गया। तो प्रूफ थोड़े ना इतना आसान है कि जो आसानी वे में आ जाएगा। उसके लिए हमें कुछ तरीका को यूज करना पड़ता है, कुछ रचना को, कुछ जो है एक अलग अलग चीजों को समेटना पड़ता है। तब मैं बार बार कर रहा हूं, प्रूफ वाले रिलेटेड को रिलेशन को दूर होता है। तब देखो AD बटा DB, AF बटा FC, यहां दे रखा था AD बटा DB, AE बटा EC। इसका मतलब भाई मेरे इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लेंगे। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे? सेकंड मानेंगे। अब हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? LHS में क्या टर्म है? AD बटा DB। LHS में AD बटा DB, इक्वेशन फर्स्ट में AD बटा DB, इक्वेशन सेकंड में AD बटा DB। इसका मतलब हुआ कि एक वाला टर्म इस साइड बराबर, इस साइड बराबर, तो ऑटोमेटिक है कि दूसरा टर्म भी बराबर होगा। ऑटोमेटिक है कि दूसरा टर्म भी बराबर होगा। यानी वो कैसे होगा? तो उसके लिए एक फॉर्म है, एक नियम है कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो जब ये बराबर तो LHS बराबर तो RHS भी बराबर। इसका मतलब हुआ भाई मेरे AF बटा, इसका मतलब हुआ भाई मेरे AF बटा क्या हो गया? या पहला वाला टर्म बराबर, यानी AE बटा वहां पर लिख देंगे EC, वहां वाले टर्म लिखेंगे। और ये वाला इक्वेशन सेकंड का टर्म है AF बटा FC। AF बटा क्या है? FC। अब ये लास्ट टर्म मैंने लाया, यानी यहां पास लाने के बाद अब मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम बहुत दिखता है, यानी यहां पास लाने के बाद अब मेरा माइंड, मेरा पेन बिल्कुल रुक गया। अब हम क्या करें? एक बार फिर अपने नजर को यहां दौड़ाएं, जो आप लास्ट लाकर थक गए उसे आप देखें कि यहां पर आपने लाया AE बटा EC और यहां पर लाया AF बटा FC। इसका मतलब हुआ कि यदि आ जाता मेरे भाई AE बटा EC आ जाए और AD बटा DB आ जाए, तो फिर आसानी वे में हम कह सकते हैं कि जब भुजा समानुपातिक है तो इसका मतलब यह जो रेखा है तीसरी भुजा के समानांतर होगी। लेकिन यहां पर ऐसा कोई चर्चा है ही नहीं। ठीक है, अब कंसेप्ट क्या लगाएं? किसी तरह से भाई मेरे अगर F बिंदु E पर आ जाए या E बिंदु F पर चल जाए, इसका मतलब E बराबर F हो जाता, तो हम कह सकते थे कि जब E बराबर F हो जाएगा तो यहां पर DF लिखे तो यहां पर DE लिख देंगे। यहां पर क्या लिख देंगे? DE लिख देंगे। जब DE हो जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि मैंने सिद्ध कर दिया। लेकिन हमें लिखना अभी नहीं है, क्योंकि अभी हमें प्रोसेस के पास जाना है। ऐसा नहीं कि अब हम लिख देंगे। मैंने ये समझाने के लिए बोला कि अगर बाई दफे क्या हो कि E और F बराबर हो जाए तो उसके रिस्पेक्ट में
AF को हम AE बोल दें और यहां पर क्या हो कि EC आ जाए, तो उसके रिस्पेक्ट में थेल्स परमे का रूल यूज करके यानी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा या सिद्ध हो जाएगा। अब देखो भाई मेरे, जब ये नहीं आ पा रहा है तो हम क्या करेंगे, मान लिया प्रोसेस को थोड़ा सा अलग सोचेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने से, दोनों तरफ एक जोड़, मैं ये समझा रहा हूं, चाहता तो मैं क्या कर देता भाई मेरे, यहां पर डायरेक्ट AE बराबर AF कर सकता था, लेकिन वैसा करता तो ऐसा लगता कि आप रट लियो। अब प्रोसेस को थोड़ा सा मैं लॉन्ग टर्म में करने से क्या होगा कि आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। अब यहां पर 1 जोड़ दिया तो AE बटा EC प्लस 1, दोनों तरफ 1 जोड़ेंगे, AF बटा क्या भाई मेरे FC प्लस 1 हो गया, इतना तो कर देंगे। अब क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। देखो ऐसा प्रोसेस क्यों कर रहे हैं आप भी समझ जाओगे। अब इसका एलसीएम लेंगे भाई मेरे, EC आ गया, AE ऊपर लिखा गया, EC यहां लिखा गया, आगे देखेंगे भाई मेरे FC हो गया, AF यहां लिखा गया भाई मेरे, और FC यहां लिखा गया, इतना तो कर देंगे आप। अब देखो AE प्लस EC, AE प्लस EC, AE प्लस EC, इसका मतलब हुआ कि AE प्लस EC, यानी ये देखो AE प्लस EC बराबर भाई मेरे पूरा AC लिख सकते हैं कि नहीं। कहने का मतलब आपसे क्या 10 कोई संख्या है और इसमें क्या हो जाए 5 हो जाए और प्लस 5 हो जाए, तो इतना बराबर तो 10 लिख सकते हैं, या इसका और टर्म भी कर सकते हैं, 6 प्लस 4 बराबर भी 10 लिख सकते हैं। उसी तरह से कि जब AE प्लस EC है तो इतना बराबर AC हो सकता है, इतना बराबर क्या हो सकता है AC हो सकता है। तो वही टर्म को यहां यूज करके मैंने क्या किया भाई मेरे, AC कर दिया और नीचे में EC कर दिया। अब आगे देखो AF प्लस FC, AF प्लस FC, AF प्लस FC, तो AF प्लस FC जिस तरह से AE प्लस EC बराबर AC, उसी तरह से जब इसके समानांतर है, ये भुजा को समान अनुपात में बांटती है, तो इसका मतलब AF प्लस FC, AF प्लस FC बराबर भी AC, AF प्लस FC बराबर भी क्या होगा AC। तो यहां भी भाई मेरे AC हुआ और नीचे में क्या हुआ FC हुआ, नीचे में क्या हुआ FC हुआ। अब देखो AC से AC कट गया, AC से AC कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तिरछा तिरछी गुना कर दो, पता ही चलेगा EC बराबर FC, EC बराबर क्या आ गया FC आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि EC बराबर क्या आ गया FC। इसका मतलब हुआ कि यहां पर देख रहे हैं कि C दोनों में कॉमन है, C पॉइंट पर दोनों आ रहा है, यहां पर सिर्फ E और F में थोड़ा सा टेंशन है। यदि बाई दफे हम देख रहे हैं कि EC बराबर FC अगर है तो इसका मतलब क्या है कि ये रेखा है और ये अगर E है और ये F है और ये C है और ये F है, तो EC बराबर अगर FC है तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, आगे चल के ये जो डॉट वाला जो रेखा होगा जिसे हम रचना में लिए हैं, तो कुछ पल के लिए जब यहां दोनों की दूरी बराबर हुआ होगा तो इससे टर्म से हम समझ सकते हैं कि दोनों बिंदु एक ही पर प्रतिच्छेद करता होगा, यानी अर्थात दोनों बिंदु संपाती होगा। तो हम कह सकते हैं कि संपाती हैं, दोनों संपाती हैं। इस प्रोसेस को यूज करके जब EC बराबर FC है, यानी E बराबर जब F है भाई मेरे, पॉइंट बिंदु E बराबर जब F है, तो उसके कंडीशन में हम कह सकते हैं कि अतः जब ऐसा हो गया तो हमने यहां पर माना है कि DF समानांतर BC मान लिए हैं, तो F को हटा के हम लिख देंगे कि जब E बराबर F है ही है तो DE समानांतर BC होगा, DE समानांतर क्या होगा BC होगा। और यही तो मुझे प्रूफ करना था, जो काफी आसानी वे में संपाती रूल को फॉलो करते हुए, एक ही बिंदु पर कटान करते हुए, प्रतिच्छेद करते हुए मैंने यहां पर सिद्ध कर दिया कि DE समानांतर BC, अर्थात थेल्स परमे का विलोम वाला जो मैथ था, थेल्स परमे का विलोम वाला जो थ्योरम था, वो आसानी वे में आपको मैंने समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कुछ भी ना किया भाई मेरे, मैंने क्या किया, इसके प्रोडक्ट को 1 माना, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में चर्चा समानुपातिक का कर दिया था, तो इसलिए 1 माना। सेकंड स्टेप में मान लिया कि DF समानांतर BC है, रचना जो यहां पर किया मैंने, तो DF समानांतर, तो उसके कंडीशन में जब कोई रेखा समानांतर होती है तो उसके रिलेशन भुजा के, तो उसमें थेल्स पर में यूज किया और वहां पर यूज करते हुए आसानी वे में बताया। जब ये F और E को बराबर किया तो इसका मतलब दोनों कटान बिंदु है। हमने माना था भाई मेरे F है, यहां पर F माना था, अगर E आ जाए तो इसका मतलब ये पूरे रूल को फॉलो कर जाएगा, यानी ये वाला स्टेटमेंट सिद्ध करने वाला
वाला पूरा तरह से साबित हो गया और कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा थेल्स पर में, उसका विलोम को जाना। अब इसी पर आधारित हम लोग कल मिलेंगे, कुछ प्रॉब्लम मैं लेकर आऊंगा। अगर ऐसे थ्योरम को आपके माइंड में आएगा तो आप बिल्कुल रटे नहीं, बिल्कुल समझ के बताएं, इससे समझ के लड़ें। समझ के लड़ने से क्या होता है कि आपका माइंड बिल्कुल डेवलप कर रहेगा। आप जो है इस चीजों से डरेंगे नहीं, बल्कि चीजों से बिल्कुल नजदीकिया बनेगा आपका। ठीक है भाई मेरे, आज के क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूं, विराम करता हूं। अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाने का अंदाज भी अच्छा लगा हो, मेरा मेहनत अच्छा लगा हो, तो इसके लिए एक कमेंट तो बनता है भाई मेरे, लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, वो आप मुझे जरूर करें। और कल मैं जो आऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें क्या होगा कि कुछ इसी बेस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम कर लेकर आऊंगा। अच्छा अच्छा प्रॉब्लम रहेगा जो थेल्स और थेल्स के विलोम से रहेगा। मुझे उम्मीद है कि बाखूबी ढंग से आप बना दोगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए बाय, फिर हम लोग कल मिलेंगे।